नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का प्रैक्टिस सेट 31वां हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो यहाँ आप देख सकते हैं सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, इन सभी के लिए जो है जिम्मेदार है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। सेरेब्रम में विचार व गतिविधियों का नियंत्रण होता है और सेरेब्रम ये संतुलन बनाए रखता है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये आपका द्वारा हृदय गति पर नियंत्रण रखा जाता है और यह भाग जो है श्वसन, रक्तचाप, उसके बाद जो है भोजन निकलने व उल्टी पर नियंत्रण रखता है। तो यहाँ आपका डी विकल्प से हो जाएगा कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो इन तीनों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो यहाँ ए विकल्प से हो जाएगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो अपने पद पर बना रह सकता है। और वर्तमान में कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार द्वारा किसका जन्मदिन मनाने के लिए जो है सेवा दिवस प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है प्रस्तावित किया गया है। और चौथा प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? तो वह है फिलीपींस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिलीपींस अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए एक वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। और पांचवा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो था 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक था। इसके समय में सबसे अधिक गुलाम करीब 1,80,000 गुलाम थे। और फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान, नाम जो है याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान नाम से एक नया विभाग, यानी दासों के लिए एक नया विभाग भी इसने स्थापित किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और नवाब लियाकत अली ने खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ अहम भूमिका निभाई और तुर्की के खलीफा का समर्थन किया था इन्होंने। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गोंडवाना। भारत की चट्टान प्रणाली को यदि देखा जाए प्राचीन से नवीन के क्रम में, तो सबसे प्राचीन जो है वह आर्कियन है। आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ आ जाएगा। धारवाड़ के बाद जो है कुडप्पा, कुडप्पा के बाद आपका विंध्यन, फिर गोंडवाना। तो सबसे नवीनतम यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा, गोंडवाना। और आपको पता होगा कि अधिकांशतः भारत का अधिकांश कोयला वह गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है पवन का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनका स्थान दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में मिस्ट्रल दिया गया है, राइन घाटी, ये सुमेलित नहीं है। मिस्ट्रल जो है आपका फ्रांस में जो है बहने वाली पवन है। बाकी फोह जो आल्पस पर्वत सही है, बोरा पोलैंड में,
पोलैंड जो कि मध्य यूरोप में है, उसके बाद खमसीन ये आपका मिस्र में, सभी सुमेलित है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा जोजिला। अभी भारत के दर्रे का जो है वीडियो हाल ही में अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी वाले भाग में आप देख सकते हैं, वहाँ से भारत के सभी दर्रों का जो है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा कि जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का मार्ग है, और लेह जम्मू और कश्मीर राज्य के जो है लद्दाख, यानी कि अब आपको पता होगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये अब आपका जो है लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है, और यहाँ जो है एशिया का सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला भी है लद्दाख में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन से हो जाए कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रे से होकर के। 10वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो वो है कर्नाटक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन जो है मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जिनमें कर्नाटक जो है वह 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले जो है ये उत्पादित करता है। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है कौन सा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्ण त्रिभुज में आगरा है, दिल्ली और जयपुर। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण त्रिभुज एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर शहर को रखा गया है। मानचित्र पर दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार जो है निर्मित होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 12वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। फिर जो है केरल का स्थान है 860 जो है, याद रखिएगा ये कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक पूछा गया है बिहार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई, जिसकी शहरी अधोसंरचना से कोई संबंध नहीं है। शहरी अधोसंरचना के अंतर्गत आपका सड़क, विद्युत, परिवहन, संचार, आवास जो है ये सभी आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन जो है यहाँ पे नहीं आएगा यह, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 14वां प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? तो वह कैप्सेसिन की उपस्थिति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेसिन नामक रसायन होता है, और लाइकोपिन ये टमाटर में, लाल गाजर तथा तरबूज में पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। कैरोटीन ये गाजर के संतरी रंग के लिए जिम्मेदार है, और एंथोसायनिन ये फूल में, फल में, सब्जियों में पाया जाने वाला रंग है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है? तो 13वें शिलालेख द्वारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद यानी कि 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय की थी, और इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर विजय के समय संभवतः वहाँ का राजा जो था वह नंदराज था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, और इल्तुतमिश को गजनी के शासक यालतूज
से जो है मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था और इसने दिल्ली को राजनैतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया और सल्तनत को सुदृढ़ता और अस्थायित्व प्रदान किया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता। 17वां प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो लखनऊ में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मुगल काल में लखनऊ स्थित कारंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल की थी। 18वां प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, तो आप सबको पता होगा चित्रकला को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जहांगीर को चित्रकारी में जो है अत्यधिक रुचि थी तथा वह प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर स्वयं भी चित्रकार था। उसने अकबर की राजकीय चित्रशाला को इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवाया तथा अकारिजा को इसका अधीक्षक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम स्वराज पार्टी था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कांग्रेस के विरोध में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। इसका तत्कालिक लक्ष्य जो है डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति थी। और सितंबर 1923 में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी और उसके कार्यकर्ता यानी कि कार्यक्रम को जो है कांग्रेस संगठन के अंतर्गत मान्यता दे दी गई थी। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था, तो वह था सतारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल उसकी विलय नीति के कारण विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस नीति के तहत सतारा जो कि 1848 ईस्वी में, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में, फिर बघाट को 1850, झांसी को 1853 और नागपुर 1854 में को जो है इन्होंने ब्रिटिश शासन क्षेत्र में जो है मिला लिया था। और इस सिद्धांत का मूल आधार यह था कि अंग्रेजी कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए अधीनस्थ रियासतों अथवा राज्यों को उसकी स्वीकृति के बिना किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। सबसे अंतिम में जो है अवध का विलय हुआ था 1856 में, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के जो है प्रमुख नेता मोहम्मद अली, शौकत अली और हकीम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अली हसन मुख्तार अहमद अंसारी थे। सितंबर 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत आंदोलन ये आपका 1919 से लेकर के 1924 ईस्वी तक चला था और भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था यह। और इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना रोकने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं दिया गया है संवैधानिक संशोधन सबसे पहले, तो किस अनुच्छेद में है यह, तो संविधान संशोधन अभी आपको कल ही बताया गया है। अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वीडियो दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में है ये, तो ये का हो जाएगा चौथा। वित्त आयोग 280 में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। फिर है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में है यह, तो यहाँ जो है 356 नहीं होगा 360 होगा, तो वित्तीय आपात 360 हो जाएगा, यानी कि सी का पहला, उसको आप 360 कर लीजिएगा। और अखिल भारतीय सेवाएं ये आपका अनुच्छेद 312 में है, तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, यानी कि 4312 4312 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। कितने दिनों तक? तो 14 दिनों तक। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए मार्च 1983 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और 3 सदस्यीय आयोग ने नवंबर 1987 में अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तो सरकारी आयोग का संबंध जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह है अनुच्छेद 253। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद अंतर्राष्ट्रीय कारकों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौतों को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है और ऐसा करने के लिए संसद को राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। 26वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यह अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के लिए पदों का आरक्षण का कोई जो है प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 डी के तहत जो है प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होंगे तथा ये स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे। इसी तरह 1/3 स्थान जो है अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं हेतु जो है आरक्षित होंगे। 83वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 के द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके पीछे कारण है कि राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहाँ कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो वह अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। 27वां क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो यह माउंट आबू में अवस्थित है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो केशवानंद भारती वाद 1973 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है और संघीय न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में उपबंधित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है और संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है या समाप्त कर सकती है, परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मूलभूत ढांचे में परिवर्तन हो। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो वह है कोरिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दक्षिण कोरिया देश को जो है प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। दक्षिण कोरिया ये सुदूर पूर्व का अंग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वह सियोल है। तो मिलान करने के लिए कभी कभी दिया जाता है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। और अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? तो आप सबको पता होगा, ये 25 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में पैन को
31 लिखते हैं और PAR को 35 लिखते हैं, तो इस कूट में पैट कैसे लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं पैन को क्या लिखा गया 31। तो आप आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में पी का जो नंबरिंग है वह 16वां है, यानी कि 16वें स्थान पे पी आता है। ए जो है पहले स्थान पे आता है, उसके बाद एन जो है वह 14वें स्थान पे आता है। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो 16 1 17 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। तो इस तरह PAR को भी लिखा गया है 35। तो पैट को आपको जो है बताना है क्या होगा। तो पी का क्रम 16वां है, ए का जो है पहला, टी का 20वां, यानी कि T20। तो आप जोड़ देंगे टोटल, तो 16 1 17 हो गया, 17 20 कितना हो जाएगा 37। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पैट को 37 लिखा जाएगा। 32वां प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग और गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो आपको बताना है 4/8 - 2 × 2 + 4 जो है किसके बराबर होगा यहाँ। तो सबसे पहले तो आप जो है ये चेंज कर देंगे आप। तो भागा को कह रहा है कि यानी कि भागा का अर्थ जो है कह रहा है कि प्लस है, तो आप इसे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। माइनस का अर्थ कह रहा है कि भागा है, तो आप इसे भाग कर देंगे। गुणे का अर्थ कह रहा है कि आपका भाग है और प्लस का अर्थ जो है गुणा है, तो आप इसे हल करेंगे। तो 4 ये आपका भाग हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो 8 जो है 4 बार में हो जाएगा, तो 4 + 4 हो गया और फिर जो है यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ 2 चौक 8 हो जाएगा। तो 4 4 8 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। इनकी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। 33वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां तथा नीचे से 29वां था। तो 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्र जो है आपका 16 + 29 - 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 और 29 कितना हो जाएगा, तो 16 29 हो जाएगा, 45 - 1 कितना हो गया 44। तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्र हो गए 44, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 5 कह रहा है कि परीक्षा 5 छात्र उसमें अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण छात्र हो गए 5, अब और 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अब 44 में से आप जो है क्या करेंगे 44 + 11 और टोटल पूछ रहा है कि कितने छात्र थे, तो 44 + 11 आपका हो जाएगा यहाँ पे 55, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या जो हो जाएगी 55 होगी। 34वां क्वेश्चन है, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 1 मीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ होता है, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। तो कह रहे रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। तो रवि ये मान लीजिए हो गया, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया और 1 किलोमीटर चलने के उपरांत वह दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। दक्षिण जो है नीचे हो जाएगा आपका, 1 किलोमीटर चला है फिर दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की तरफ वह 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर अंतिम बार वह उत्तर की ओर यानी कि उत्तर की तरफ मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर जो है ऊपर की तरफ होगा, तो 9 किलोमीटर ये चला है उत्तर की तरफ। तो कह रहा है अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पूछी गई है। तो ये दूरी जो है आपका इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये 1 चला ही है और 1 जो है आपका इधर 2 हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये टोटल जो है 9 चला है और ये 5 चला है, ये भी 5 हो जाएगा और ये कितना बचा 4 बचा इधर। तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है पूछा गया है आपसे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये नीचे जो है आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 5 किलोमीटर, क्योंकि आप प्रारंभिक बिंदु से दूरी जो निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का हो जाएगा 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट में अंडर रूट से बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र शरीर, कान, मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है। तो फिगर आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है कि शरीर, कान, मुंह के संबंध को सही तरीके से व्यक्त करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये पूरा जो है आपका हो जाएगा शरीर, शरीर के अंदर जो है एक हो जाएगा मुंह और एक हो जाएगा आपका कान। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन का 31वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।